इच्छा से गुलाम। घर में उसका नाम कोई नहीं जानता था। कभी किसी ने एक पल के लिए सोचा तक नहीं कि वह आया के अलावा भी कुछ हो सकती है। किसी भी बच्चे को यह नहीं पता था कि वो परिवार में पहली बार कब शामिल हुई। इनमें से सबसे बड़ा बच्चा 6 महीने का था जब उसने इस घर में नौकरी शुरू की। अब वो भी 17 साल का हो चुका था और कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके बाद 5 बच्चे और हुए। उनमें सबसे छोटा अभी 4 साल का था। आया ने हर बच्चे के साथ अपने बचपन को नए सिरे से जिया था। उनके साथ उस वक्त तक दौड़ी, भागी और खेली जब तक वे उसे छोड़कर आगे नहीं निकल गए। इसके बाद वो सबसे छोटे बच्चे की देखभाल में लग जाती, उसके साथ बड़ी होने लगती। ऐसा कहा जा सकता है कि उसके लिए किसी बच्चे की देखभाल के लिए 6 साल तक की समय सीमा तय थी। अगर वो इस सीमा को पार करती तो अपने आप को सबके लिए बड़ा सिरदर्द साबित कर देती थी। उदाहरण के तौर पर खुद को नौकर चाकरों की दुनिया में शुमार करना और उन्हीं की तरह बात व्यवहार करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। घर में आया के अलावा खानसामा, 2 नौकर, माली और एक उसका मुफ्त का सहयोगी था। उनकी बातों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन लोगों के चुटकुले भी उस पर बेअसर साबित होते थे। यहाँ तक कि उन लोगों से सुनी हर बात की चुगली वो मालकिन से कर देती थी। इसी चक्कर में एक बार तो माली की नौकरी जाते जाते बची। माली ने मालिक के खिलाफ कुछ बोल दिया था। आया ने उसे सुन लिया और मालकिन को जा बताया। नौकरों के क्वार्टर में भी उसे कोई पसंद नहीं करता था। हर एक के आने जाने पर वो हमेशा निगाह रखती थी। जो भी काम पर देर से आता उसकी नज़र से बच नहीं पाता था। जैसे ही कोई देर से आने वाला नजर आया, वो बुढ़िया जोर से चिल्ला चिल्लाकर उससे सफाई मांगने लगती थी। उसकी आवाज सुनकर मालकिन अपने कमरे से बाहर निकल आती और देर से आए नौकर पर फाइन लगा देती। ये सब काम उसने खुद ही अपने हाथ में ले रखे थे, किसी ने उससे कहा नहीं था। इसी तरह बच्चों को घर पर पढ़ाने के लिए जो ट्यूटर आता था उस पर भी वो नजर रखती थी। ट्यूटर गणित और अंग्रेजी पढ़ाता था। जब तक वो घर पर रहता, आया पूरे समय उसके आसपास मंडराती रहती। उसे शक बना रहता कि कहीं ट्यूटर बच्चों से मार पीट न कर रहा हो। उसको हर टीचर अपने दुश्मन नजर आते थे और स्कूल जेलों की तरह। उसके विचार से ये क्रूर और जबरन का हट ही है जिसकी वजह से लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं। उसे याद था कि उसके 2 बेटे, अब वे भी दादा बन चुके थे, कैसे स्कूल से आते ही 3 पैसे मांगते थे ताकि वे औषधि खरीद सकें। इस औषधि का पेस्ट बनाना बेहद जरूरी होता था ताकि वे अपनी त्वचा को अगले दिन स्कूल में फिर छड़ी से पिटने और चिकोटी काटे जाने के लिए दुरुस्त कर सकें। वे बताते थे कि स्कूल इंस्पेक्टर ने खुद उन्हें यह औषधि खरीदने का हुक्म दिया है। ये पढ़ाई का हिस्सा है। वो उनसे बार बार पूछती, तुम लोग वहां खड़े खड़े मार क्यों खाते रहते हो? हमें ये सब करना पड़ता है। लड़के जवाब देते, ये हमारी पढ़ाई का हिस्सा है। लगता है हमारे मास्टर साहब जब तक हम लोगों को रोज 2-4 छड़ी न लगाएं, उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती। इसके बाद उस बूढ़ी औरत को कभी कोई और मौका नहीं मिला जिसे वो टीचर्स के बारे में ज्यादा कुछ जान सके। इसलिए यहाँ जहाँ वो नौकरी कर रही थी, घर पर आने वाले ट्यूटर पर निगाह रखा करती थी। अगर वो कभी बच्चों से जोर से आवाज में बोल भी देता तो वो तुरंत उसे टोक देती, इन मासूम बच्चों के साथ कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। ये कोई आम बच्चे नहीं हैं। अगर तुमने कुछ भी किया तो मेरे मालिक तुम्हें जेल में डलवा देंगे, ध्यान रखना। इसी तरह के और भी काम उसने अपने ऊपर ले रखे थे। जैसे कि वह ध्यान रखती थी कि ब्रेड बिस्कुट वाला लड़का साइकिल लेकर लॉन में ना आ जाए, अखबार वाला नर्सरी में पेड़ पौधों पर अखबार ना फेंक जाए, नौकर चाकर दोपहर में झपकी ना मार लें। घर में आने वाले मेहमानों का भी वो ख्याल रखती थी। उनके कपड़े धोबी को देने की जिम्मेदारी उठाती थी। धोबी और उन मेहमानों के बीच संपर्क सूत्र का काम किया करती थी। और इससे भी आगे, घर के सभी लोग जब बाहर चले जाते तो सभी खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद कर बाहर पोर्च में चौकीदार की तरह जमकर बैठ जाती थी। ये सब उसके अन्य काम थे। मुख्य काम के बदले तो उसे रोज 2 वक्त का खाना, महीने में 15 रुपए तनख्वाह और साल में 3 मिलती थीं। यही वो आकर्षण था जो उसे रोज 12 घंटे सक्रिय रखता था। सुबह 6 बजे ऊपर वाले कमरे से घर की सबसे छोटी बच्ची राधा बिस्तर से ही आवाज लगाती, आया। और आया दौड़ते भागते सीढ़ियां चढ़ती दिखाई देती। हालांकि वो उतनी ही तेज चढ़ पाती जितना उसका शरीर इजाजत देता। इस तेजी से भागने की वजह ये थी कि बमुश्किल 15 मिनट के भीतर ही राधा फिर से आवाज लगा देती थी, क्योंकि इससे ज्यादा इंतजार वो नहीं कर पाती थी। इस पर भी आया जैसे ही उसके कमरे में पहुंचकर मच्छरदानी हटाती, वो पूछ बैठती, आया तुम कहाँ थी?
पूरे समय यहीं तो थी, मेरी प्यारी बिटिया। रात भर क्या तुम यहीं थी? हाँ, बिल्कुल यहीं थी। कहाँ बैठी या सो रही थी? अरे बिटिया, जब मेरी राधा सो रही हो तो क्या मैं लेटती? मैं हाथ में चाकू लेकर बैठी थी, ताकि कोई बुरा आदमी अगर तुम्हारे पास आने की कोशिश भी करे तो मैं उसका सिर काट सकूं। लेकिन चाकू कहाँ है? मैं अभी अभी नीचे जाकर उसे रख आई हूँ। आया, क्या तुम एक बार मुझे वो चाकू दिखाओगी? अरे नहीं, बच्चों को वो कभी नहीं दिखाई जा सकती। जब तुम खूब बड़ी हो जाओगी, इतनी लंबी हो जाओगी कि अलमारी के ताले तक तुम्हारा हाथ पहुंच जाए, तब मैं तुम्हें वो चाकू दिखा दूंगी। क्या तुम लंबी होना चाहोगी? हाँ, तब मैं खुद अलमारी खोलकर बिस्कुट निकाल सकूंगी, है ना आया? हाँ हाँ, लेकिन अगर सुबह सुबह तुम बिस्तर पर यूं ही लेटी रहोगी तो फिर लंबी नहीं हो पाओगी। जल्दी से उठ जाओ, मुंह धोकर दूध पी लो, फिर देखो तुम कितनी तेजी से बड़ी होती हो। 3 दिन पहले तुम इतनी ऊंची थीं क्योंकि मुझे बिना परेशान किए उठ गई थीं। दूध का गिलास खत्म करने के बाद राधा बगीचे में दौड़ जाती और वहां ट्रेन खेलने को कहती। इसलिए आया को 3 पहिए वाली राधा की साइकिल और उसकी गुड़िया लेकर आना पड़ता। इसके बाद राधा गोद में गुड़िया रखकर साइकिल पर बैठ जाती और आया आधे से ज्यादा झुककर उस साइकिल को पीछे से धक्का देने लगती। अब साइकिल ट्रेन, बगीचे में रखे गमले, स्टेशन और बीच में मौजूद बड़े पेड़ का गोलाकार आधार बंगलुरु बन जाते। इस वक्त आया ट्रेन का इंजन ड्राइवर बनी होती थी, गुड़िया राधा और राधा उसकी माँ। कभी कभी राधा ट्रेन को रुकने और चलने का निर्देश देने वाला गार्ड भी बन जाती थी। इसी बीच अगर कभी आया बीच में ही निकालकर तंबाकू मुंह में रखने के लिए रुक जाती तो राधा तुरंत पूछ बैठती, ट्रेन क्यों रुक गई? कहीं कोई स्क्रू ढीला हो गया है, मैं उसे कस रही हूं। तुम कुछ चबा रही हो? हाँ, लेकिन ये तंबाकू नहीं है, ये सिरदर्द की दवा है। यह मैंने अभी इसी स्टेशन से दवा बेचने वाले से खरीदी है। क्या यहाँ कोई दवा बेचने वाला है? हाँ हाँ, है ना, वो देखो। और आया कुछ दूरी पर लगी बेला के फूल की तरफ इशारा कर देती। फिर राधा की तरफ देखकर कहती, अरे दवा वाले भैया, बेचारी आया को अच्छी दवा देना, उसे बहुत तेज सिरदर्द हो रहा है। बंगलुरु पहुंचने के बाद ट्रेन कुछ ज्यादा देर रुकती थी। यहां आया से कह दिया जाता कि वो थोड़ी देर के लिए आराम कर ले, चाहे तो वहीं जमीन पर लेटकर थोड़ा सो भी ले। और राधा अपनी सहेलियों के साथ बंगलुरु घूमने निकल जाती। खेल इसी तरह चलता रहता जब तक कि राधा की माँ उसे नहाने के लिए नहीं बुलाती थी। इसके बाद आया 1 आध घंटे के लिए फ्री हो पाती थी। दोपहर को राधा अपने तमाम खिलौनों के साथ फिर पालथी मारकर नर्सरी में आ बैठती। उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे हाथी, घोड़े, खाना बनाने के बर्तन, गुड़िया वगैरह होती थी। उससे कुछ ही हाथ की दूरी पर आया को भी कुछ इसी अंदाज में बैठना पड़ता था। एक तरह से दोनों अपने अपने घर में बैठी होती थीं। यहाँ वे दोनों खाना बनाती, पूजा करती और एक दूसरे को अपने घर मेहमान की तरह बुलाती भी। राधा के लिए अपने घर में आया को बुलाना आसान होता था, लेकिन बदले में उसी तरह से राधा को अपने घर बुलाना आया के लिए बड़ा कष्टदायक। लिहाजा अगर आया आगे को थोड़ा झुक ही जाती तो उसी को निमंत्रण मान लिया जाता था। ऐसे ही करीब 1 घंटे ये खेल चला करता था। तब तक आया काफी थक चुकी होती थी, इसलिए वह कह देती, राधा, रात होने वाली है, चलो अब सो जाते हैं ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। क्या सच में रात हो गई? हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत देर पहले ही लाइट जला चुकी हूँ, आया जवाब देती और जो खिलौने लैंप बनाकर रखे गए थे उनकी तरफ इशारा कर देती। गुड नाइट आया, अब तुम भी लेट जाओ। इतना सुनते ही आया अपने आसपास की जगह साफ करती और लेट जाती। क्या तुम सो गई हो, आया? हाँ, लेकिन सचमुच का नहीं, खेल वाला ही सोई हूँ, हर 5 मिनट में आया ये जवाब देती। और थोड़ी ही देर में राधा सचमुच सो चुकी होती थी। शाम को 4 बजे के करीब जब राधा सोकर जागती तो आया की ड्यूटी एक बार फिर शुरू हो जाती। रात को 8 बजे तक राधा उसे यहां से वहां दौड़ाती रहती थी। इसके बाद वो उसे सुलाने के लिए बिस्तर तक ले जाती। यहां भी आया से कहानी सुने बिना राधा को नींद नहीं आती थी, इसलिए आया पालथी मारकर उसके पलंग के पास ही नीचे बैठ जाती और काले बंदर की कहानी सुनाने लगती। वो काला बंदर पेड़ के नीचे चॉक पाउडर देखकर उतरा और सफेद हो गया। फिर उसकी एक राजकुमारी से शादी होने लगी, लेकिन शादी के बीच ही किसी ने उस पर पानी डाल दिया और वो अपने असली काले रंग में नजर आने लगा। तब उसे वहां से भगा दिया गया। ये देख एक धोबी को उस पर दया आ गई। उसने उस बंदर को नहलाया, अच्छी तरह साफ किया,
सुखाया और फिर उसी हाल में उसको एक बार फिर राजकुमारी का प्यार हासिल हो गया। इस तरह जैसे ही कहानी खत्म हुई कि राधा बोल पड़ी, मुझे सोना अच्छा नहीं लगता, चलो कुछ खेलते हैं। तब आया ने उस पर सवाल दाग दिया, क्या तुम चाहती हो कि वो बूढ़ा आदमी अंदर घुस आए? इस सवाल ने तुरंत असर दिखाया और बच्ची सोने को राजी हो गई। दरअसल आया का यह आजमाया हुआ नुस्खा था जो करीब करीब हर बच्चे पर कारगर था। बूढ़ा आदमी उसका गढ़ा हुआ एक काल्पनिक चरित्र था। वो बच्चों को डराता था। आया उन्हें बताती कि कंपाउंड में ही कुत्ते के बेकार पड़े घरौंदे में उस बूढ़े आदमी को बंद करके रखा गया है। वो हमेशा बाहर निकलने के लिए आवाज देता रहता है, दरवाजा तोड़कर निकल भागने और बच्चे को उठा ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आया हमेशा बच्चों को ये कहानी सुनाने के बाद तीखी आवाज में कहती थी, मैंने उस दुष्ट को मार मार कर भुर्ता बना दिया है। बहुत बुरा है वह बंदर कहीं का, 1 मिनट के लिए भी मुझे चैन से नहीं रहने देता। अगर तुम नहीं सोए तो मुझे फिर उसकी पिटाई करने का मौका कैसे मिलेगा? ... बस घर के पहले बच्चे से लेकर सबसे छोटी राधा तक आया का कमोबेश यही सिलसिला चला आ रहा था। हर 3 महीने में एक बार आया अपने बालों में तेल डालकर बड़े करीने से कंघी किया करती थी। नई साड़ी पहनती और घर में सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करके सैदापिट के लिए निकल जाती थी। वहां उसका अपना घर था। बाकी लोगों के लिए इस घर के होने का इकलौता सबूत ये था कि हर महीने के शुरू में सड़क छाप से दिखने वाले 2 लोग बंगले के पिछवाड़े में नजर आया करते थे। आया उन्हें सैदापिट के लुटेरे कहती थी। तुम इन्हें इतनी शह क्यों देती हो? कई बार उसकी मालकिन पूछ बैठती। क्या करूं? इन्हें 9 महीने अपनी कोख में रखने की मुझे कीमत जो चुकानी है। इतना कहकर वो महीने की तनख्वाह आधी आधी दोनों को थमा देती थी। आया काफी बूढ़ी, भारी भरकम और बेढंगी सी हो गई थी। उसे देखकर अक्सर लोगों को अचरज होता था कि वो आखिर बस में चढ़ती और उतरती कैसे है और कैसे सैदापिट तक जाकर लौट भी आती है। लेकिन वो शाम ढलते तक लौट ही आती थी। साथ में राधा के लिए छिपाकर पिपरमिंट की गोलियां भी लाती थी। छिपाकर इसलिए क्योंकि उसे कई बार साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई थी कि बच्चों को बाहर की गंदी मिठाई नहीं खिलानी है। एक रोज वो सैदापिट गई लेकिन शाम तक नहीं लौटी। राधा पोर्च में खड़ी खड़ी लगातार गेट पर नजर जमाए हुए थी, राह देख रही थी, लेकिन यहां तक कि अगले दिन भी आया के लौटने का कोई संकेत नहीं मिला। राधा का रो रोकर बुरा हाल हो गया। उसकी माँ और घर के बाकी लोग गुस्से से तमतमाए हुए थे। माँ बड़बड़ा रही थी, न जाने कहाँ भाग गई कि मर गई। आंखों के सामने इतनी बड़ी गलती, पहले तो कभी उसकी ऐसी मजाल नहीं हुई। अचानक इस तरह चकमा देकर चले जाने की सजा उसे भुगतनी होगी। नौकरी से निकाल बाहर करूंगी उसे। उसे क्या लगता है उसके बिना काम नहीं चलेगा? ये पुराने नौकर भी ना आजकल कुछ ज्यादा ही छूट लेने लगे हैं। इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। 3 दिन बाद आया घर की मालकिन के सामने खड़ी थी। आते ही उसने उसे नमस्कार किया। उसके आने से मालकिन खुश तो हुई पर गुस्सा भी भरा हुआ था। लिहाजा कड़क आवाज में बोल पड़ी, आज के बाद तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, और अगर इस तरह छुट्टी जाना है तो हमेशा के लिए जा सकती हो। आखिर तुम टाइम से वापस क्यों नहीं आए? मालकिन के मुंह से इतना सुनना था कि आया खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस बार उसकी आंखों में अनोखी चमक थी और सांवला चेहरा भी खिला हुआ था। वो बेलगाम हंसे जा रही थी। हंस क्यों रही है बेवकूफ? क्या बात है? मालकिन ने पूछा तो आया ने जैसे तैसे अपनी हंसी रोकी, चेहरा आधा ढक लिया और धीरे से बोली, वो आया है। इतना कहकर फिर हंस दी। कौन? बूढ़ा आदमी। अब तक आया से राधा कसकर लिपटी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने बूढ़े आदमी का नाम सुना भाग खड़ी हुई। रसोई में जा छिपी और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। कौन बूढ़ा आदमी? मालकिन ने पूछा। मैं उसका नाम नहीं बता सकती, आया ने शर्माते हुए कहा। तेरा पति? हाँ, आया एकदम भदेस अंदाज में बता रही थी। वो चाहता है कि मैं उसके लिए खाना बनाऊं, उसकी देखभाल करूं। अभी इस बार जब मैं घर गई तो वो वहीं बैठा हुआ था, ऐसे कि जैसे कभी घर छोड़कर गया ही ना हो। उससे मुझे बहुत डर लगता है मैडम। वो अभी वहां बाहर गार्डन में है, मेहरबानी करके उसकी तरफ देखना मत। लेकिन मालकिन बाहर निकल आई। देखा कि बाहर वाकई झुर्रीदार चेहरे वाला बूढ़ा सा आदमी खड़ा हुआ है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मालकिन, वहां मत खड़े रहिए, पीछे से आया ने कहा। इतने में उस बूढ़े आदमी ने बड़े रूखे अंदाज में वहीं से हाथ उठाकर मालकिन को सलाम बजाया और बोला, मैं ताई को लेने आया हूँ।
आया को वहां शायद पहली दफा किसी ने नाम से बुलाया था, इसलिए सुनने में कुछ अटपटा सा लगा। तभी वो फिर बोला, मैं ताई को लेने आया हूं। वो मेरे लिए खाना बनाएगी। उसे मेरे साथ जाना होगा। तुम जाना चाहती हो, आया? मालकिन ने सवाल किया। आया ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और हंसते हुए सिर हिला दिया। बताने लगी, वो सालों पहले चला गया था सीलोन के चाय बागान में काम करने के लिए। अब किसी को कैसे पता चलता कि वो लौटकर आएगा भी कि नहीं? लेकिन सरकार ने उसे वापस भेज दिया। अब भला उसकी देखभाल कौन करेगा? करीब आधा घंटा बाद आया पति के पीछे पीछे उस घर से बाहर निकल गई। अब शायद उसकी गुलामी करने के लिए। जाने से पहले उसने सभी से भावभीनी विदाई ली, लेकिन राधा को छोड़कर। जब वो उसे मिलने रसोई के दरवाजे पर पहुंची और बाहर आने की मिन्नत की तो राधा ने भीतर से ही सवाल किया, क्या बूढ़ा आदमी तुम्हें अपने साथ ले जाने आया है? हाँ बेटा, बहुत बुरा आदमी है वह। कुत्ते के घरौंदे का दरवाजा किसने खुला छोड़ा था? किसी ने नहीं। उसने खुद ही दरवाजा तोड़ लिया। उसे क्या चाहिए? वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, आया ने कहा। जब तक वो चला नहीं जाता, मैं बाहर नहीं आऊंगी। ठीक है, जाओ, जाओ। इससे पहले कि वो तुम्हें लेने यहाँ आ जाए, तुम चली जाओ। आया इसके बाद करीब आधा घंटे तक रसोई के दरवाजे पर खड़ी खड़ी राधा के बाहर आने का इंतजार करती रही। लेकिन जब वो नहीं निकली तो आखिरकार उसे वैसे ही लौटना पड़ा।